बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में करियर बनाने के बारे में सोचते हैं। ज्यादातर लोग जब फेल होते हैं ना, वो हिम्मत नहीं करते दोबारा करने। हाउ टू मेक फर्स्ट करोड़ इन रियल एस्टेट। मान लीजिए मुझे 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी लिया और डबल करके बेच दिया 1 साल 2 साल 3 साल बाद, तो 1 करोड़ में ऐसे कमा सकता हूँ। जैसे सर आपने ओशो के बारे में बात करी, एक तरफ आप बात कर रहे हैं पैसों के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में। तो जब पैसा कमाना शुरू किया था मुझे पता नहीं था कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। मैं देखता हूँ अभी जैसे एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई थी, उसमें बताया गया था कि बहुत उन्होंने छोटे बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया, किसी का मारा पीटा किया। तो ये चीज उनके लिए वर्क क्यों नहीं कर रही? अच्छे और बुरे लोग, ये परमात्मा सृष्टि को द्वंद्वात्मक बना रहा है। दूसरी तरफ मैंने सर आपके हाथ में नोटिस करा रुद्राक्ष भी है। आप धार्मिक चीजों से बहुत जुड़े रहते हैं, दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करना है? हमें शुरू में लगा कि जब हम पैसा कमा लेंगे, घर ले लेंगे, जब हम कार ले लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसे कौन सा एरियाज है जहाँ पे पब्लिक को कभी भी घर नहीं लेना चाहिए? सर व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? वो कस्तूरी तो हमारे भीतर है। हम सोचते हैं कि दूसरे चीजों में वो खुशी मिले। अभी बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं जो कि इंटरेस्ट रखते हैं रियल एस्टेट में, बिल्डिंग फ्लैट्स खरीदने में, बट वो मिडिल क्लास कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। क्या टिप्स रहेंगी जिससे वो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इंप्रूव भी कर सकते हैं? घर में पेरेंट्स ही सबसे पहले कहते हैं, मेरी माँ इंस्पायर करती थी, काम वह करना चाहिए जो आपको पसंद हो। हमारी जो ऑडियंस है जॉब में भी फंसी हुई है, कोई ना कोई स्टार्टअप भी कर रहा है। वन लास्ट एडवाइस विद योर 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। जब नौकरी छूटती है ना, बुरा वक्त आता है ना, कोई रिश्तेदार काम नहीं देता। मैंने जिंदगी में ऐसे सन देखे हैं। बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में करियर बनाने के बारे में सोचते हैं, तो इस पे कितनी रियलिटी है, या फिर एक ये मैं बोलूँगा फ्लैशी लाइट्स है और ग्लैमर दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे? नहीं, कुछ बात तो हकीकत है और कई बार ग्लैमर भी रहता है। तो अपॉर्चुनिटी को आप देख सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। इनिशियली जब मैंने शुरू किया था, मेरा तो उस हिसाब से देखेंगे तो 25-26 साल हो गया रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हुए। तो जब पैसा कमाना शुरू किया था मुझे पता नहीं था कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, और किसी ने मुझे सजेस्ट किया जो ज़मीन ले लो। घर में पेरेंट्स ही सबसे पहले कहते, मेरी माँ इंस्पायर करती थी कि क्योंकि जहाँ मैं पैदा हुआ बिहार में, एक सहरसा डिस्ट्रिक्ट है, तो मेरे सभी चाचा ताऊ का वहाँ पे घर होता था सिटी में, हम लोग गांव में रहते थे। तो मेरी माँ बचपन में कहा करती थी, जब पैसा कमाओगे तो एक घर 1 कट्ठा ज़मीन, हमारे कट्ठा चलता है, कम से कम लेना। तो वो एक इंस्पिरेशन था कि शुरू में चलो भाई प्रॉपर्टी एक खरीदेंगे, पैसा कमाएंगे। तो और फिर कई लोगों ने कहा कि भाई प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ, पैसा अच्छा रहेगा, इन्वेस्ट करोगे। तो मुझे शुरू में तो चलो ऐसे डाले, कभी इंश्योरेंस ले लिए, कभी स्टॉक ले लिए, कभी म्यूचुअल फंड ले लिए, कभी प्रॉपर्टी में, कभी कोई स्कीम में डाल दिए जहाँ गायब हो गया पैसा, लालच में जहाँ डबल हो जाएगा। तो पर हमने समय जब बीता तो हमने देखा कि प्रॉपर्टी ग्रो ही हुआ, प्रॉपर्टी कभी कम नहीं हुआ। तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और 2009 के बाद मेरा बिजनेस जो मैं कर रहा था वो लॉस में जाने लगा। जब लॉस होता है, कर्जा बढ़ता है, तो आपको एसेट्स याद आता है, क्या हमारे पास है। तो हमने देखा प्रॉपर्टी, हमने देखा कि जो 5 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा वो 15 लाख का हो गया, जो 10 लाख का खरीदा वो 20 लाख रुपए हो गए, 2 लाख का खरीदा वो 10 लाख हो, कोई 5 गुना, कोई 2 गुना, कोई 3 गुना, जिसको जितना टाइम हुआ। तो मेरा बल्ब ऑन स्टार्ट हुआ कि यार ये बिजनेस ही क्यों ना करें, जहाँ मेहनत करते हैं वहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ सिर्फ हमने पैसा लगाया, ग्रो हुआ, तो यही कुछ करते हैं। तो हकीकत भी है। हमेशा मैं कहता हूँ कि बात, कई लोग मुझसे राजी नहीं होते, कहते हैं कि अच्छा आपका 100 गुना बढ़ गया, 50 गुना बढ़ गया। मैं कहता हूँ कि आप अपने शहर में देखो, अपने पिताजी से पूछो, या आपका उम्र है तो आप खुद चेक करो ना, 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले या 30 साल पहले आपके शहर में क्या वैल्यू था, आपके पड़ोस की प्रॉपर्टी क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है। तो ये फ्लैशी की तो बात ही नहीं है ना। लैंड की वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट। लैंड की वैल्यू कभी डेप्रिशिएट नहीं होती है, ऐसा मैंने सुना शायद। बिल्कुल एप्रिशिएट होती है, हमेशा बढ़ता ही है। क्योंकि लोगों के पास पैसा आता है तो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं। प्रॉपर्टी ही वह चीज़ है जो मेड नहीं हो सकता है। मैन्युफैक्चर तो हम कर नहीं पाते हैं। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, शहरी बढ़ रहा है, 40% शहरीकरण हुआ पिछले 30 वर्षों में। ठीक है, देश में हम याद है जब बचपन में पढ़ते थे तो सुनते थे 5% लोग शहर में रहते थे, 10% रहते हैं। आज के डेट में हर आदमी जो पैसा कमाता है वो सोचता है हम अपने बच्चों को शहर में रख के पढ़ाएं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो शहरीकरण हो रहा है,
हो रहा है तो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है। पैसा, लोगों की इनकम बढ़ रही है तो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि हर कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहा है, प्रॉपर्टी लिमिटेशंस में है। तो प्रॉपर्टी हमेशा लोगों को अच्छा रिटर्न दिया है, शुरू से सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है। और भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन प्रॉपर्टी सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है, लोगों का चॉइस रहा है। मैं एक चीज़ और लोगों से पूछता हूँ कि आपके गाँव में, मैं गाँव में पला हूँ इसलिए मैं गाँव की बात करता हूँ ज़्यादातर, कि सबसे अमीर लोग किसको मानते हैं? जिसके पास इतना बीघा जमीन ज़्यादा है, ठीक है। ये नहीं कि कौन नौकरी कर रहा है, कौन बिजनेस कर रहा है, नौकरी बिजनेस भी नहीं है वहाँ पे। किसके पास कितना जमीन है, किसी के पास 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा, कौन लैंडलॉर्ड है, उसको मानते हैं अमीर। छोड़ो गांव में, मैं कह रहा हूँ शहर में, आप दिल्ली में रहते हैं, आपके जिस रिलेटिव के पास 4 दुकानें होंगे, 4 फ्लैट होगा, कहीं 4 जगह जमीन होगा, आपको पता है वही अमीर है। एग्जैक्टली। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, वेल्दी उसी को लोग मानते हैं जिसके पास प्रॉपर्टी है। तो अमरीश जी, आपने बहुत सिटीज घूमी है, 2026 में मेरा और मेरे फॉलोअर्स का इन्वेस्टमेंट किस शहर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ज्यादा सेफ रहेगा? देखिए, यदि मैं किसी एक शहर का नाम लूँ तो वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है। मैं कहना यह चाहता हूँ, आप जहाँ रह रहे हैं, पूरा देश में ग्रो हो रहा है पैसा, आप यह देखिए जो आपका शहर है उसके आसपास क्या डेवलप हो रहा है। क्या आपके शहर में कोई मेट्रो आ रहा है, आपके शहर में कोई एयरपोर्ट आ रहा है, आपके शहर में कोई अच्छा मॉल आ रहा है, हाईवे निकल रहा है, हाँ कोई हाईवे निकल रहा है, ऐसे चीज़ों को देखेंगे। या इस पे भी आपको कंफ्यूजन है तो 100 शहर को स्मार्ट शहर बना रहे हैं मोदी जी। हजारों लाखों करोड़ गवर्नमेंट, इस साल के बजट में 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे सरकार का बजट है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में हर तरफ डेवलप हो रहा है। ऐसे जगह कहीं एम्स बन रहा है, आप देखो कि आपके आसपास कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे जगह आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा मल्टीप्लाई। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जितने भी रियल एस्टेट के एजेंट्स होते हैं 90% वो फेल क्यों होता है, या फिर सेल्स जो होती है वो क्रैक क्यों नहीं कर पाते? देखिए 90% तो मैं नहीं कहूँगा फेल होते हैं, कुछ परसेंट हर जगह फेल होते हैं। क्यों रीज़न? हाँ, वो मैं बता दे रहा हूँ कि एक तो लोग, बहुत सारे लोग जो फेल होते हैं वो सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक होते हैं। आप सोचते हैं किसी तरह मैं पैसा बना लूँ, तो इस नियत के साथ आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज़, लोग सोचते हैं रातों रात अमीर बन जाओ, रातों रात कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट में फिर मैं कहता हूँ फिर आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी रातों रात यदि कोई, और रातों रात में अरबपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, हाँ थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप बन जाएंगे रियल एस्टेट में। तो फेल इसलिए होते हैं, तीसरा कारण, कि उनको स्किल नहीं है हर काम में। देखिए आप पॉडकास्ट ही कर रहे हैं जी, ठीक, हर कोई आज के डेट में ट्रेंड चला है, करना चाहता है जी। लेकिन यह क्वेश्चन भी पूछना एक आर्ट है ना जी, कि आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। कम्युनिकेशन बेहतर आपको आना चाहिए, ठीक है। और जो इंगेजिंग क्वेश्चन हो, तब जाकर के आपका पॉडकास्ट में लोग टिकेंगे। तब लंबा, नहीं तो 1 घंटा कहाँ लोगों को समय है कि पॉडकास्ट में सुनेंगे। सेम चीज़ है, आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते, क्या आप अपना स्किल बढ़ाए? नहीं, हमने तो वह प्रॉपर्टी डीलर का दुकान पे बोर्ड लगा दिया सेल परचेज का, और दुकान में बैठे हैं, गर्मी में मच्छर मार रहे हैं। जमाना बदल गया, अब कस्टमर यहाँ नहीं आता, आजकल कस्टमर मोबाइल में चेक करता है, नो ब्रोकर पे चेक कर लेता है, ठीक है ना। नो ब्रोकर में, मैजिक ब्रिक्स में, ऐसे बहुत सारे साइट है सोशल मीडिया पे। तो मोबाइल कस्टमर चला रहा, आप मोबाइल में क्यों नहीं वीडियो बनाते हो? हर कोई पॉडकास्ट नहीं बनाएगा, लेकिन मैं अपनी प्रॉपर्टी का प्रचार तो उधर कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ बैठे आपको वीडियो बनाने में क्या जा रहा है? आप बनाओ, बढ़िया से शूट करो और दिखाओ वहाँ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, ये जमीन है, ये मकान है, ये फ्लैट है, ये विला है, कस्टमर वहाँ से आएगा। तो हम अप टू डेट नहीं होते, हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। मोबाइल को अपग्रेड कर लेते हैं, हर 2 साल में कहता मोबाइल पुराना हो गया है। कंप्यूटर को अपग्रेड कर लेते हैं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं करते। बिना डिग्री के क्या पैसा कमाया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता है? देखिए रियल एस्टेट, पैसा कमाने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, लिमिटिंग बिलीफ है। क्योंकि स्कूल हमें यही सिखाता है, जो हमारा एजुकेशन सेंटर है, अगर आपको ये डिग्री मिलेगी तो आपको इतने पैसे, आपका एक पोटेंशियल बन जाता है। देखिए डिग्री है नौकरी दिलाने के लिए, ठीक है। यदि आपने MBA का डिग्री लिया तो अच्छी MNC में नौकरी मिल सकती, बीटेक कर लिया तो आपके किसी IT कंपनी में या जो भी अच्छी जगह नौकरी मिल सकता है। लेकिन ये नहीं है कि डिग्री रहेगा तभी पैसा कमाएंगे। बिल्कुल,
कई सारे लोग जो मल्टी मिलीनियर बने हैं वो तो कॉलेज छोड़ दिए, एग्जैक्टली। ड्रॉप आउट हो गए। Drop out। मैं खुद अपने 10th के एग्जाम में एक्सपेल्ड हो गया था, अच्छा। फेल हो गया था। फेल क्या, निष्कासित हो गया था, क्योंकि हम लोग जहाँ पढ़ते थे वहाँ टीचर ही नहीं होता था, हाँ स्टूडेंट को पढ़ने का माहौल ही नहीं होता था। तो वहाँ हर पेरेंट्स उस टाइम में बिहार में, देखो नहीं कहना चाहिए पर ये सच्चाई है कि हर पेरेंट्स सोचता था किसी तरह बच्चे को 10th पास करा दे। हर पेरेंट्स एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बच्चों को चीटिंग कराने के लिए पहुंचते थे। मेरे भी पेरेंट्स पहुंचे, मेरा भाई उधर से चीट दिया और इधर से मैंने कैच किया एग्जामिनेशन हॉल में, वो एग्ज़ाम कंट्रोलर ने देख लिया और मुझे एक्सपेल कर दिया एग्ज़ाम से। जब मैं घर आया तो सबने कहा, क्योंकि मेरे ख़ानदान में सब पढ़ने वाले थे, मेरा 2 भाई आईटी किया, कोई डॉक्टर बना, कोई कुछ बना, पीसीएस किया, कहा ये सबसे नालायक घर का लड़का है। तब मुझे भी लगा, लेकिन मैंने उस दिन प्रण ले लिया कि मैं कुछ अब करके रहूँगा। हाँ। कुछ ऐसा करूँगा जो घर में खानदान में किसी ने नहीं किया। कबीर साहब कहते हैं, लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक चले कपूत, लीक छार तीनों चले, शायर सिंह सपूत। मैं कुछ लीक से हट कर करूँगा। हाँ। ये मैंने सोचा और हमने कर दिया। हमारे घर में कोई बिजनेस नहीं किया था, हमने बिजनेस किया। कई बार मैं फेल हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से उठ के बाउंस बैक किया, हर बार उठ के खड़ा। बट कीप्स यू गोइंग सर, क्योंकि फेल के बाद कम बैक करना सर एक मिडिल क्लास इंसान के माइंड में ना कहीं एक फियर बन जाता है। सो आप अपने जो एक्सपीरियंस रहा उससे एक टेक अवे आप दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस यहाँ पे देखिए ज़्यादातर लोग जब फेल होते हैं ना, वो हिम्मत नहीं करते दोबारा करने का। एक तो पहले बिजनेस करने के लिए लोग डरते हैं। हमारे यहाँ, हमारा स्कूल में जहाँ पढ़ा हूँ बिहार में, यह तक कहा जाता था कि नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी। बिल्कुल। ठीक है, एक नौकरी चपरासी का कोई करे तो उसको 50 लड़की वाले दहेज देने के लिए आ जाएंगे। और आप बिजनेस कर रहे हो तो दहेज तो छोड़ो, लोग लड़की देने के लिए राजी नहीं। हाँ। तो ये घर वाले भी बच्चों को डराते हैं। तो हम भी सेफ जोन में जाना चाहते हैं कि किसी तरह गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए। एंटरप्रेन्योरशिप हम सिखाते ही नहीं हैं। ये जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, ये अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाने के लिए बनाया था, नौकर के लिए था, मालिक बनने के लिए थोड़ी बनाया था। सवाल नहीं करेंगे। तो इस वजह से हम ना तो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं बिजनेस करने के लिए। हाँ, मैं अभी गुजरात गया, वहाँ बोला कि जो नौकरी करता उसे हीन भाव से देखता, तो नौकरी कर रहा है। सही है। एक हमारा मित्र मिला, बोला कि मेरे घर में 10 भाई है तो नॉन बिजनेस करता है। कोई एक गलती से नौकरी करता है तो 1-2 साल 3 साल में वो छोड़ेगा ही, क्योंकि उसको हीन भावना होने लग जाता है कि मैं अकेला ऐसा नालायक हूँ कि नौकरी कर रहा हूँ। तो गुजरात के खून में बिजनेस है सर। हाँ। ये बात सच है, और सारे बिजनेस सक्सेसफुल भी होते हैं वहीं से। होते हैं, ठीक है। लोग फेल कौन नहीं होता है जिंदगी में, फेल से डरना नहीं चाहिए। उस फेल से आप क्या लर्न कर रहे हो, फेल्योर कभी नहीं होती है, या फीडबैक होता है जी, ठीक है। उससे क्या सीख मिला, उससे मेरी पिछली कंपनी 10 साल चलने के बाद बंद हुई थी जी। 2002 में शुरू किया, 2012 में बंद करना पड़ा। 2018 में ये कंपनी जो मेरी रियल एस्टेट की है, 18 में शुरू किया। मैंने सोचा कि पिछली कंपनी 10 साल, उससे पहले की कंपनी 1 साल 2 साल में बंद हुई। अच्छा, ये भी 6-7 बार मैं फेल हो चुका था। तो मैं इस बार सोचा कि इस बार मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा कंपनी 100 साल के लिए चले। okay. अब देखो 18 से तो 26 हो गया, 8 साल तो पार हम कर लिए। हाँ। और हर साल हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है। कई बार 100%, कई बार 200%, कई बार 50%। तो अच्छा ग्रोथ हम ले रहे हैं। और जो कि हमने स्टार्ट किया था तो कोविड आ गया था। हाँ। 1 साल बाद ही। हाँ। तो हर फेल्योर भी हमें सिखाता है, हमें लर्निंग देता है, हमें फीडबैक देता है। अगली बार हम वो गलती नहीं करते। हम साइकिल चलाना बचपन में सीखे थे तो ऐसा तो नहीं था जो नहीं गिरे थे जी। कई बार गिरे, स्कूटर सीखे, बाइक सीखे, तब भी गिरे थे। यदि हम गिरने से डरने लग जाएंगे, मैं गिर जाऊंगा, चोट लग जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो फिर तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, हमें ब्रेव होना है। ओशो कहते हैं जिस कम्युनिटी के अंदर, जिस देश में बहादुर बच्चे नहीं होंगे ना, वो तो गुलाम हमेशा रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप हिम्मत का काम है। ठीक है, थोड़ा रिस्क लेने का काम है। हाँ। तभी आप ग्रो भी तो करेंगे। जैसे सर आपने ओशो के बारे में बात करी, एक तरफ आप बात कर रहे हैं पैसों के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, दूसरी तरफ मैंने सर आपके हाथ पे नोटिस करा रुद्राक्ष भी है। आप धार्मिक चीज़ों से बहुत जुड़े रहते हैं, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करना होता है?
देखिए, यदि ओशो की बात आपने कहा, तो ओशो कहते हैं यदि ध्यानी के पास धन आएगा तभी वो धन का सदुपयोग करेगा, नहीं तो धन आने के बाद भी डिप्रेस्ड रहेगा। नहीं तो बिजनेस लोग बड़ा कर लेता है, कैफे कॉफी डे वाले तो बड़ा बिजनेस कर लिए थे, 1000 करोड़ का बिजनेस था, 1000 रेस्टोरेंट था जी, कैफे था, लेकिन सुसाइड उन्होंने कर लिया। कहने का मतलब यह है कि बिजनेस के पीछे हम भागने लग जाते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। हमें शुरू में लगा कि जब हम पैसा कमा लेंगे, जब हम घर ले लेंगे, जब हम कार ले लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है। कस्तूरी कुंडल वशे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। वो कस्तूरी तो हमारे भीतर है। हम सोचते हैं कि दूसरे चीज़ों में वो खुशी मिलेगा। यदि हम बाहर भागते रहेंगे और यदि हम अपने भीतर नहीं ठहरेंगे तो हम दुखी ही होंगे फाइनली, कितना भी संसार में कुछ कर ले। उसको ही ओशो ने कहा कि नया मनुष्य, उस नया मनुष्य क्या होगा, वो जोरबादी बुद्धा। तो जोरबादी बुद्धा क्या है, जो संसार में पाने लायक चीज़ है, ठीक है, वह भी हम पाएंगे, लेकिन भीतर से आनंदित, शांत और उत्सवपूर्ण रहेंगे। बिल्कुल, ऐसा मनुष्य अब होना चाहिए, ऐसा मनुष्य होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया स्पिरिचुअली से कनेक्टेड होते हुए, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं जब हम पैसों के पीछे भागना शुरू करते हैं। आई बिलीव हर एक फॉलोअर चीज़ को ईजिली रिलेट कर पाएगा। तो सर, जैसे हम रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, आपने अपना बैकग्राउंड चेक दिया कि हम बिहार से आए हैं। सर, मैं रहता हूँ दिल्ली में। यहाँ पे हर तीसरा इंसान ये दिमाग में चलाता है कि मैं अगले इंसान को बेवकूफ़ कैसे बना लूँ, अपने जेब में 2 पैसे कैसे कमा लूँ। आज के टाइम पे रियल एस्टेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे नेटवर्क्स ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए या मेरे को मैनिपुलेशन स्किल्स मेरी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए? ज़्यादा बढ़िया है कि बेहतर नेटवर्क कैसे मैं बनाऊँ, कैसे लोगों के दिल में मैं बसूं, ठीक है, रिश्ते कैसे। देखो, प्रॉपर्टी लोग नहीं खरीदते हैं, लोग आपको खरीदते हैं। पहले आप बिकते हो, आप पे ट्रस्ट लोग करता है तो आपसे प्रॉपर्टी बाई करता है। लोग मेरे से पूछते हैं कि आप ज़्यादा कैसे बेचते हो, लोग क्यों नहीं बेचो, आप ही नहीं शुरू में सवाल पूछा। क्यों? क्योंकि आपने अभी ट्रस्ट बनाना नहीं सीखा। लोग आपके भाव को समझ जाते हैं। यदि आप सोचना, अच्छा किसी का गला हलाल दें, किसी का जेब काट लें, किसी तरह चिपका दें, इस भाव से बैड इंटेंशन, ठीक है ना, बैड, मेरा किसी तरह फायदा हो जाए, कहीं फंसा दें, ये सब इंटेंशन से थोड़े दिन काम कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म आप नहीं चल पाएंगे। तो मैनिपुलेशन का रास्ता कोई अच्छा नहीं। और मैं तो हमेशा से यह बिलीव करता हूँ, यदि सही तरीके से आप पैसा बना सकते हैं तो मैनिपुलेशन की क्या जरूरत है। मैनिपुलेशन करके लॉन्ग टर्म आप कभी भी नहीं जा सकते, ठीक है। मन की पैसा बना भी लेंगे तो मन की शांति नहीं होगी, रात में नींद कहाँ से लाएंगे। सो सर, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? क्योंकि आपने बहुत बारे में बात करी और चीज़ों को कनेक्ट भी करा। मैं पूछना चाहूँगा आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के सक्सेस आपके लिए क्या है? सक्सेस मेरे लिए वह है कि जो काम आप करते हैं उसमें मज़ा आए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपकी जो नीड है वह पूरा हो जाए, दूसरा चीज़। तीसरा चीज़, जो आप लोगों को दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विस से, उससे लोगों का फ़ायदा हो जाए। चलिए इसको इस तरह से मैं समझाता हूँ। जापानीज में इसे इकिगाई कहते हैं। इकिगाई क्या है? इकिगाई है कि काम वह करना चाहिए जो आपको पसंद हो, दूसरा उस काम में आप निपुण हो, और तीसरा है कि उस काम से लोगों, मुझे फ़ायदा हो रहा हो, पैसा मैं बना पाऊँ, और चौथा है उससे लोगों का फ़ायदा हो रहा हो। निपुण भी हूँ, मेरा फ़ायदा हो रहा है, मुझे पैसा नहीं आ रहा है, तो वो प्रोफेशन नहीं बन सकता है, ठीक है। तो मैं स्किलफुल भी हूँ और इससे मेरा पैसा भी मुझे बेचना आता है, सेल्स में कर सकता हूँ, इससे मुझे पैसा भी आ सकता है, मेरा परिवार भी चल सकता है, इससे लोगों का भी फ़ायदा। मैं जब प्रॉपर्टी देता हूँ तो उसको एक घर मिलता है, एसेट्स मिलता है, कल वो धन्यवाद देते हैं हमें, ठीक है। ये सर्कल जब पूरा होता है तब सक्सेस आप रियल पाते हैं। इसे हमारे धर्मों में लिखा हुआ है, सक्सेस की परिभाषा 4 कहा है कि 4 पुरुषार्थ करने की जरूरत है। पहला है अर्थ, यानी अर्थोपार्जन, हमें अर्थ कमाना चाहिए। ऐसे नहीं जो पैरासाइट बन के घर में पिताजी कमा रहे और मैं बैठा हूँ, पिताजी ने संपत्ति अर्जित किया, मैं उसी को बेच के खा रहा हूँ, नहीं, हमें पुरुषार्थ करना है, ठीक है। दूसरा धर्म, पैसा सिर्फ क्यों कमा रहे हैं,
मैं लोगों को कहता हूँ बहुत पैसा आपको क्यों चाहिए, हमारी ज़रूरत शायद 2, 4, 5, 10 करोड़ में पूरी हो जाएगी। तो 100 करोड़ 1000 करोड़ परमात्मा क्यों देगा आपको? तब देगा जब आप धर्म की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला अर्थ यानी धन कमाना है, दूसरा धर्म, उसका उपयोग कहाँ करना है? धर्म के कार्यों में, सेवा के कार्यों में लगाना है। तीसरा पुरुषार्थ है काम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बेटा हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, जो हमारी जिम्मेवारी, हमारी जो कामनाएं, जो ज़रूरत है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करना। और चौथा है मोक्ष। मनुष्य जन्म हमें मिला है परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा होने के लिए। ठीक है, क्या हम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि हमने सुना है, सुना नहीं हमने जाना है कि हम बार बार यहाँ आते हैं। परमात्मा ऐसे तो बार बार नहीं भेजता, कुछ पर्पस रहता होगा हमारा इस धरती पे आने का। तो हम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, कि अभी भी जब मरते हुए हमें अतृप्ति कोई रह जाती है, कोई कामना रह जाती है, तो हमें परमात्मा फिर मौका देता है। इसलिए बोला जाता है कि जितना अच्छा कर्म होगा इसलिए दोबारा आप मनुष्य का जन्म लेंगे। नहीं, दोबारा तो मतलब लेंगे ही जन्म। ठीक है, नॉर्मली मनुष्य के रूप में बैक गियर कम लगता है। एक बार मनुष्य बन गए तो मनुष्य ही पैदा होंगे। ठीक है, चांस कम है कि आप दूसरे योनि में जाएंगे। लेकिन जब आप अच्छे कर्मों को करते हैं, ये पांच अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, धर्म कमाते हैं, जब आप एक अच्छे इंसान बनते हैं तो धीरे धीरे मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। कामनाओं से जब मुक्त होते हैं तो मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो सर ये जो बड़े लोग हैं, जैसे मैं लीडर्स के बारे में बात करूं, उनके पास अथाह पैसा है, पावर है, फिर भी वो गलत इंटेंशन के साथ काम क्यों कर रहे हैं और अभी तक रूल क्यों कर रहे हैं? अगर ये बोला जाता है कि अगर आप कर्मा होगा, जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। मैं देखता हूँ अभी जैसे एप्स्टीन फाइल रिलीज़ हुई थी, उसमें बताया गया था कि बहुत उन्होंने छोटे बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया, किसी का खून मारा पीटा किया। तो ये चीज़ उनके लिए वर्क क्यों नहीं कर रही अगर यूनिवर्स सबके लिए सेम है तो? देखिए, रावण और कंस हर समय होता है, ऐसा ही नहीं है कि उसी राम जी के समय में था। ठीक है, अच्छे और बुरे लोग, ये परमात्मा सृष्टि को द्वंद्वात्मक बनाया है। ठीक है, दिन भी है रात भी है। तो अच्छा इंसान रहेगा, बुरा इंसान भी रहेगा, हमेशा रहेगा। ये मत सोचिए कि बुरा इंसान धरती से चला जाएगा। ठीक है, राक्षस हमेशा रहेगा, आतंकवादी हमेशा रहेगा, ऐसे लोग रहेंगे। लेकिन हमें एक अच्छा इंसान बनना है। हमारा इंस्पिरेशन वो ना हो, हमारा इंस्पिरेशन गांधी हो, हमारा इंस्पिरेशन विवेकानंद हो, हमारा इंस्पिरेशन बुद्ध हो, क्यों नहीं हो? ठीक है, और पैसा ही कमाना है तो राजा जनक जी थे हमारे यहाँ, जुर्बादी बुद्धा के उदाहरण, राजा भी थे और संत भी थे। ठीक है, आज मोदी जी शासक भी है और संत भी हैं कि नहीं? तो हमें ऐसा उदाहरण क्यों नहीं लेना चाहिए? गॉट इट। अच्छा सर, मैं रियल एस्टेट वाले चीज़ पे आपने बहुत अच्छी टच करी। मैं फिर से सवाल पूछना चाहूँगा, क्या बिल्डर्स या फिर एजेंट्स कोई भी बिल्डिंग की इन्फ्लेशन जो रेट होती है उसको बढ़ा सकता है, अपने प्राइस को इंक्रीज करके बेच सकता है या नहीं? देखिए, बेचने में यदि मैं सक्षम हूँ तो मैं क्यों नहीं बेचूंगा बढ़ा के प्राइस? नॉर्मली मैं कहता हूँ कि प्रॉपर्टी की जो प्राइस रहती है वो फ्लाइट के तरह रहता है। फ्लाइट में टिकट जब ज़्यादा खाली रहता है तो सस्ता बेचता है, जैसे जैसे बढ़ने लग जाता है महंगा करने लग जाता है। तो भाई बिल्डर भी तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हुआ है, तो बुरा नहीं। हाँ, ये है कि आप अनाप शनाप जब बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या झूठ बोल के बेच रहे हैं, कस्टमर को कह रहे हैं कि अभी आप लो और ये 5 गुना हो जाए अगले 2 साल। यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलने वाला है, XYZ, वो कह के, और आप जब सब्ज बाग दिखा के आप हाई क्रिएट करते हो, या आपका बिका नहीं और आप कह रहे हो सारा मेरा सोल्ड आउट हो गया, 90% बिक गया है, ठीक है, और आप झूठ मूठ का प्राइस बढ़ा रहे हो, या मार्केट से डबल ट्रिपल प्राइस में आप जब बेच रहे हो, तो पब्लिक को समझदार होना चाहिए ना। आप लेने से पहले और 4 जगह पता करो एक्चुअल भाव क्या है मार्केट का। कई लोग कहते हैं कैसे पता चलेगा? बोलो कि मुझे बेचना है एक्चुअल भाव पता चल जाएगा। कई बार ब्रोकर से आप लेने जाएंगे, अरे है नहीं माल, बहुत तेजी है, बेचने जाओगे तो कहेगा अभी कस्टमर नहीं है। ठीक है, अग्रीड तो आप रिवर्स कर दीजिए, सिक्के का दूसरा पहलू आप
पलट दीजिए। हाँ। अच्छा सर, अभी बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं जो कि इंटरेस्ट रखते हैं रियल एस्टेट में, बिल्डिंग्स या फ्लैट्स खरीदने में, बट वो मिडिल क्लास कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। क्या टिप्स रहेंगी जिससे वो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इंप्रूव भी कर सकते हैं, प्लस इन सारे गोल्स को कहीं ना कहीं रियलिस्टिक देख सकते हैं? क्योंकि हमारे बाप दादा ने तो ज़मीन खरीद ली थी, लेकिन आज के टाइम पे जो जॉब करता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं पहला चीज़ कह रहा हूँ, जॉब जब करते हैं तो घर खरीदना ही नहीं है, कभी खरीदना ही नहीं है। नहीं खरीदना है। क्यों खरीदना है? ये तो गलती करके हम फंस जाते हैं। अभी नौकरी स्टार्ट हुआ, इधर ईएमआई स्टार्ट कर लेते हैं, एक घर ले लिए और एक कार ले लिए, उसकी ईएमआई के चक्कर में अब पिस रहे हैं। जी हाँ, घर लेना है, लायबिलिटी नहीं लेना है। घर लेना है एसेट्स बनाने के लिए। मैं घर खरीदने के खिलाफ में नहीं हूँ, शुरुआत में घर खरीदने के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैंने यही गलती किया था। मुझे बताने वाले लोग नहीं थे, तो हम रहने के लिए पहले घर ले लिए। ठीक है, ज़रूरत हमें थी 2 BHK का छोटा सा 700-800 स्क्वायर फीट की, हमने 1500 स्क्वायर फीट का ले लिया। 1500 यहाँ आप गज में समझते हैं होंगे। दिल्ली में मैं था तो मेरी मदर इन लॉ ने, नई मेरी शादी हुई, उन्होंने कहा कि आप घर एक ले लो, 25 गज का कम से कम ले लो। दिल्ली में 25 गज में एक कमरा में लोग रहते हैं, तो वो मुझे लग गया था। मैं 150 गज का फ्लैट ले लिया। ठीक है, फ्लोर, एक बिल्डर फ्लोर 150 गज का ले लिया। जरूरत मुझे शायद 50 गज में हो जाता जी। मैं वाइफ हस्बैंड था, एक कमरा चाहिए बहुत था। और वो जो 100 गज का पैसा बचता, 10 लाख 15 लाख में मैंने लिया था 2003 में। अच्छा, 2003 में 50 लाख, ठीक, 15 लाख सॉरी, 150 गज। ठीक है, तो वो उस समय में वहीं पास में दूसरे कॉलोनी के अंदर 50 गज का 5 मंजिल मिल रहा था। अच्छा। वहाँ स्टूडेंट का एरिया था, मुखर्जी नगर के पास, नेहरू विहार, गांधी विहार में। और वहाँ उस समय में 25,000 रुपये रेंटल मिल सकता था। तो मैं 5 लाख में रहने का घर भी ले सकता था, और वो 10 लाख रुपए को मुझे क्या करना चाहिए था, रेंट पे चढ़ाना चाहिए था। प्रॉपर्टी ऐसा लेना चाहिए जो रेंटल इनकम क्रिएट करे। तो 25,000 उस समय एक आदमी का सैलरी मिलता था। तो मुझे यह किसी ने बताने वाला नहीं मिला, तो मैं सोचा कि बिजनेस तो चल ही रहा, आज बिजनेस चल रहा है, कल गड़बड़ हुआ, मैं फिर से रोड पे आ गया। यदि मैं अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखता, एसेट्स बनाना सीखता, तो मैं रोड पे नहीं आता। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि शुरू में घर नहीं लेना है, प्रॉपर्टी लेना है, प्रॉपर्टी ही लेना है, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लीजिए। कब घर लेना, फिर लोग पूछते, मैं कहता हूँ कम से कम 10 करोड़ रुपए का वेल्थ हो जाए फिर ले लो। बट सर 10 करोड़ का वेल्थ तो बहुत मुश्किल से हो एज एन इंडियन, बहुत मुश्किल से, बहुत कम लोग हैं जो उस फिगर तक पहुंच सकते हैं। नहीं, सभी पहुंच सकते हैं। क्यों? ये वो आप कुछ रोड मैप हमें बताइए। लिमिटिंग बिलीफ है। अब बताइए प्लीज रोड मैप। मैं 2008 में पहली बार अमेरिका गया। मुझे लगता था कि अमीर कुछ उससे पहले कुछ ही लोग हो सकते हैं। मतलब कुछ लोग ही अमीर बनेंगे, कुछ ही लोग कार में चढ़ेंगे, बाकी सब लोग गरीब रहने के लिए बने हैं। जैसे अभी आपके कि कुछ ही लोग शायद 10 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। तो क्यों वहाँ पे मैं देखा कि एक बंदा मेरे रूम में स्वीपर था, जो सफाई करने के लिए आया। थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे बाद, मैं देखा कि ये बंदा को तो मैं पहचान रहा हूँ। फिर मुझे अरे ये तो मेरे रूम को क्लीन कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो स्वीपर रहता है वो थोड़ा चेंज करके मतलब आता है ड्रेस पहन के। और बाद में तो मैं चेहरा से पहचान गया। मैं देख रहा हूँ वो कोरोला ड्राइव कर रहा है। उस समय कोरोला इंडिया में वीआईपी गाड़ी माना जाता, अभी भी वीआईपी, बट हाँ उस टाइम पे अलग बात थी। ठीक है, तब मेरा भरोसा ये टूटा कि हर कोई अमीर हो सकता है। तो हर कोई 10 करोड़ बना सकता है। उनको पैसे को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, इन्वेस्ट करने आना चाहिए, बचत करने आना चाहिए। पर होता क्या है, हमारी आमदनी अठन्नी रहती, खर्चा डबल कर लेते हैं। ठीक है ना, सॉरी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया कर लेते हैं, स्पेंडर हम हो जाते हैं। मैं भी इसी कैटेगरी में था कभी, कि पैसा बचता ही नहीं था, बैंक में दिखता ही नहीं था। कभी 10,000 की जरूरत हो, वो भी किसी से मांगना पड़ता था। यह क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है हमारे स्कूल में। हमारे पेरेंट्स को भी पता नहीं, वो भी इमोशनली कहते बेटा अभी नौकरी पकड़ो, घर ले लो। ठीक है, घर आप ले लिए, आप तो लायबिलिटी में पहले दिन आ गए। कि आप दिखाने के लिए कार ले लिए। मेरे पास एक गाड़ी था, मैंने 4 कार ले लिया। चारों तो मैं चढ़ता नहीं था। मेरे पास एक सेंट्रो थी पहली गाड़ी, अच्छा, 2001 में लिया। दूसरी गाड़ी 2004 में स्कॉर्पियो लिया, वो 9-9.5 लाख रुपए की उस समय में थी। आज 20-25 कितनी की है जी। और वो उसकी आज क्या वैल्यू हुई होगी बताइए? वो 9 लाख रुपए की गाड़ी की 1 लाख भी, 1 लाख या जीरो। मेरी तो 2 साल बाद ही जीरो हो गई थी, क्योंकि चोरी हो गई थी 2 साल बाद। अच्छा। और उसी समय में हमने एक 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली, आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए।
राइट। तो ये मुझे कोई बताने वाला नहीं था। यदि मैं 9 लाख रुपए यदि प्रॉपर्टी में लगाता तो आज 8 करोड़ रुपए हुआ होता। सर मेरा अभी एक व्यूअर है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपीज है, उसको कितना % कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना सेव करना चाहिए, कितना एक्सपेंस करना चाहिए, आप थोड़ा सा गाइडलाइन दे पहला चीज़ तो मैं फाइनेंशियल, आजकल सेवी वगैरह डंडा चलाते हैं, तो मैं फाइनेंशियल कोई एडवाइजर नहीं हूँ, पर एक नॉर्मल फार्मूला जो मैंने अपने अनुभव से जो मैंने सीखा उस हिसाब से, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है सर, मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए 20 से 30% जो है ना पैसा आपको बचाना चाहिए। नहीं चल रहा, मान लो 1 लाख कमा रहे हो तो आपको 20% एटलीस्ट 20,000 रुपये हर महीना बचत करना है। 50% से ज़्यादा आपका हाउस होल्ड का खर्चा नहीं होना चाहिए, जैसे रूम का रेंट, बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, गाड़ी का बिल। यानी कि 1 लाख कमा रहे हो और 1 लाख आपका इसी में जा रहा है, इसका मतलब आप क्राइसिस में जिंदगी भर रहोगे और कभी 10 करोड़ नहीं बनेगा, कभी फाइनेंशियल फ्री नहीं होगा जिंदगी भर। मैंने ऐसे देखा है कि 60 साल 70 साल के बाद भी लोगों को काम करना पड़ता है। क्यों काम करना पड़ता है? इसलिए कि उन्होंने कभी फाइनेंशियल फ्रीडम समझा नहीं, मैनेज करना नहीं आया, किसी ने बताया नहीं, घर वालों ने नहीं बताया, तो कमाए और गंवाए, कमाए और खर्चा कर दिए फैमिली की लायबिलिटी में। तो एटलीस्ट 10% से शुरू करिए और धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, 20%, 30%, 40%, 50%, ये बचत होना चाहिए। ठीक है, तो यह जो बचत करके क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरे लिए सबसे मेरा राइट चॉइस रियल एस्टेट है। ठीक है, पर चलो रियल एस्टेट में 50,000 तो नहीं होगा, तो आप इसको कोई SIP में डाल दो, बैंक में रेकरिंग वाला प्लान में डाल दो। जब ये पैसा 5 लाख हो जाए अब कोई प्रॉपर्टी लो। ठीक है ना? तो इस तरह से बचत आप करिए और बचत को कई जगह आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं मैं कहता हूँ, मेरा भी रियल एस्टेट में मेरा 80% है, 90% मेरा पैसा है, लेकिन 10% बाकी स्टॉक में भी है, म्यूचुअल फंड में भी है, क्रिप्टो में भी है, मेरा भी पोर्टफोलियो बाकी चीज़ में है। तो ऐसे आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करिए। यदि आप 20% 25% बचत करना और इन्वेस्ट करना सीख गए ना, फिर आप अगले 10 साल में 10 करोड़ बना सकते हैं। क्या इनकम है उस पर मतलब नहीं है, कितना बचत करते हैं उस पर, इन्वेस्ट करते हैं उस पर, उस पे निर्भर करता है। जी सर, एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। एक व्यूअर है, वो जस्ट मैरिड हुआ है, उसका बजट है 50 से 60 लाख रुपए, तो क्या उसको रेंट के मकान पे रहना चाहिए और उसकी प्रॉपर्टी लेकर उसको रेंटेड दे देना चाहिए, या फिर उसमें शिफ्ट हो जाना चाहिए नया मकान खरीद के? बहुत सुंदर 50-60 लाख रुपए यदि उनका बजट है, खरीद सकते हैं, तो पहला चीज़ 50 लाख रुपए लगा के ऐसा प्रॉपर्टी ढूंढना चाहिए जिसमें रेंटल यील्ड जो है उनको कम से कम 8 से 10% मिले। ठीक है, कोई दुकान ले लेना चाहिए, वहाँ लगा देना चाहिए, या कोई सस्ती ज़मीन लेना चाहिए, उसको फ्लिप करना चाहिए बाद में, और थोड़े दिन रेंट में रहना चाहिए। क्योंकि आप 50 लाख रुपए का जो फ्लैट होगा, हमारे यहाँ रेंट करीब 2% के आसपास रहता है, यानी 50 लाख का फ्लैट 10-15 हज़ार में आपको रेंट में मिलेगा। राइट। और यदि 50 लाख रुपए को आप 10% के हिसाब से लगाते हैं कोई कमर्शियल में, तो आपको 50,000 रुपये आएगा। एग्जैक्ट। तो आप उसी से 15,000 रुपये रेंट दे दो, 10,000 रेंट दे दो, बाकी 30-35 हज़ार रुपये फिर से मल्टीप्लाई करना शुरू करो, जिससे दूसरी प्रॉपर्टी आप ले पाएंगे। तो शुरुआत में नहीं लेना चाहिए, थोड़े दिन सोचो ना। अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस है ना, आपको पता तो है कि आपके पास घर नहीं है रहने के लिए, लेकिन आपने प्रॉपर्टी तो खरीदा है ना, उस प्रॉपर्टी को बेच के कभी भी तो आप घर ले सकते हो। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, इमोशन। देखो भाई, जब नौकरी छूटती है ना, बुरा वक्त आता है ना, कोई इमोशन काम नहीं देता, कोई रिश्तेदार काम नहीं देता। मैंने ज़िंदगी में ऐसे सन देखे हैं, सब अपने ना बेगाने हो जाते हैं, घर वाले ही सबसे पहले ताना देना शुरू करता है, तो मेरा बात माना होता तो ठीक है ना। सब दोस्त मुंह मोड़ लेते हैं, असली समय बुरे वक्त में पता चलता है। कोविड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। और ऐसे समय यदि आप वेल्दी रहोगे ना, आपके पास मोबाइल में पैसा रहेगा, मोबाइल का मतलब आपको दिख रहा होगा आपके पोर्टफोलियो में पैसा है, आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, असली ताकत वह होती है। ठीक है, लोग अपने जीवन को नहीं जी पाते इसलिए कि उनको पैसा नहीं है। मैं लोगों से पूछता हूँ प्रोग्राम में, अच्छा ये बताओ आपके अकाउंट में 10 करोड़ आ जाए, 20 करोड़ आ जाए, जितना आपको चाहिए, कल से आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि यही काम नहीं करेंगे जो काम कर रहे हैं? आधे लोग कहते हैं मैं ये काम नहीं करूँगा। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी मजबूरियाँ नहीं करेंगे, उनका घर नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगा, ठीक है, उनका खर्चा नहीं चलेगा।
तो मैं कह रहा हूँ इस रैट रेस से बाहर निकलो ना, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको करना। इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। तो अमरीश जी, आपने अपने एक्सपीरियंस के टेनर से बहुत अच्छी एजुकेशन दी। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा इंडिविजुअल है जिससे ये सारी एजुकेशन छीन ली जाए, बट एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी छीन नहीं सकती, वो क्या चीज़ रही है? वो है स्किल। स्किल। मेरा बिजनेस कई बार बंद हुआ, कई बार खत्म हुआ। देखिए, मैं शुरू में प्रॉपर्टी, पैसा था तो प्रॉपर्टी खरीदा था। हाँ। जब बिजनेस खत्म हो गया तो प्रॉपर्टी भी बिक गया, जो खरीदा था वो भी लॉस हुआ, तो हमें बेचना पड़ा। कुछ नहीं बचा। क्या बचा था मेरे पास? स्किल। क्या बचा था? मेरा आत्मविश्वास। क्या बचा? मैं और लर्निंग को बढ़ाने पे काम करना शुरू कर दिया और सीखना शुरू कर दिया। ठीक है, और यदि आप स्किल को बढ़ा लेंगे फिर से पैसा बना लेंगे। स्किल ही तो पैसा देता है। और हमारी गलती क्या है कि हम सीखना और पढ़ना बंद कर देते हैं। हमें लगता है हमने तो MBA कर लिया, हमने तो PG कर लिया, हमने तो ग्रेजुएशन कर लिया, हमने तो BTech कर लिया। वो जो आपने पढ़ाई किया ना, उस पढ़ाई से यहाँ तक पहुँचे हो, यहाँ से आगे जहाँ आप हो, यहाँ से आगे आपको जाना है ना, और कुछ नया सीखना पड़ेगा। जी। तो स्किल पे काम कराइए। कौन सा स्किल मुझे यहाँ से ऊपर ले जा सकता है? आज देखो, प्रॉपर्टी से मैं अभी आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। बिल्कुल। लोग प्रॉपर्टी डीलर की दुकान खोल लिया, बैठे हैं, ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। ग्राहक कहाँ है? अब आपके घर आता है? नहीं आता है। ग्राहक है मोबाइल पे। तो आप वीडियो बनाओ ना, किसने रोका है? फ्री में वीडियो। आप पॉडकास्ट नहीं कर रहे हो, देख रहे हो, तो कम से कम वीडियो तो बनाओ। एग्जैक्टली। तो वीडियो बनाओ। अच्छा, जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो उधर डालना शुरू करो, उस रील बना के डालना शुरू करो, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में। फिर किसने रोका है? ग्राहक कहाँ है? वो काम आप करो। यह एक स्किल है। बेचना एक स्किल है, मार्केटिंग करना एक स्किल है, कस्टमर लाना स्किल है, नेगोशिएशन करना स्किल है, रेपो बिल्ड करना एक स्किल है। ये सब स्किल पे काम करिए। पैसा नहीं चाहिए पैसा बनाने की, स्किल चाहिए पैसा बनाने की। वाओ, सुपर्ब लाइन, सुपर्ब। मज़ा आ गया सर सुन के, सच में बताता हूँ सर। सर, जैसे हम AI कहीं ना कहीं हमको बताया जा रहा है कि टेक ओवर कर रहा है, तो क्या ये नो ब्रोकर वाला जो वर्क है या एजेंट वाला वर्क है, आपको लगता है कि AI इसको भी टेक ओवर कर देगा? मुझे लगता है कि AI तो हर इंडस्ट्री में इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। मुझे लगता है AI और आसान करेगा। कैसे? लाइफ को ख़त्म नहीं करेगा, आसान करेगा। मान लीजिए मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदना है जी, तो मैं AI को कमांड दूंगा कि भाई मेरा बजट 50 लाख रुपये, मेरा बजट 1 करोड़ का है, मुझे दिल्ली में इस एरिया में फ्लैट लेना है, मुझे बताओ कि क्या क्या ऑप्शन है। वो 1 मिनट में जाएगा, सर्च करके मुझे पास 10 डील लेके दे देगा, कंपेरिजन करके रख देगा। क्या ये काम करेगा? मुझे बेचना होगा तो मैं जो अभी मैनुअली खुद फ़ोन कर रहा हूँ, AI फ़ोन करेगा। AI मेरा चैट पे जवाब देगा, मेरा व्हाट्सएप का रिप्लाई करेगा, मेरे लिए ईमेल करेगा, सब काम AI करेगा। तो हमारा काम को आसान कर देगा। लेकिन जो खरीदना है, डिसीजन लेना है, मिलना है, वो AI नहीं कर सकता है। जो ह्यूमन टच है वो AI नहीं दे सकता। तो आधा काम कर देगा, ठीक है, AI डाटा निकाल के दे देगा, वीडियो निकाल के दे देगा, लेकिन जो फील आप जाके प्रॉपर्टी देखने जाते हैं, जब बेचने जाते हैं, कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन होता है, जिस पे भरोसा, AI पे भरोसा तो कस्टमर नहीं करेगा। तो यह कुछ काम आसान करेगा, कुछ काम हमारे लिए फेवरेबल है। लेकिन अभी भी इंसान जो काम कर रहा है, जैसे प्रॉपर्टी में जो मतलब एक क्या मैं कहूँ, जो एक रिलेशनशिप आप कस्टमर के साथ बिल्ड करते हैं या बायर, हाँ, वो AI नहीं कर सकता। गॉट इट सर। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है जो लैंडलॉर्ड ने बनाई है, बिल्डर्स ने बनाई है, लेकिन वो कभी बिकती नहीं है, वे खाली ही है। क्या वो मिस्टेक सबसे पहले कर देते हैं बनाने से पहले, जो कि उनको समझ नहीं आती? आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता सकते हैं? एक तो उनको लगता है कि बनने के बाद बिल्डिंग बिकेगा, गारंटेड लेते हैं। पहला चीज तो उनको रहता पैसा है, बना दिए। हमें पैसा नहीं रहता है तो हम क्या करते, सोचते हैं अभी बनाते बनाते कैसे बेच लेंगे। तो उनको पहला चीज़ तो मैं कहूँगा कि उनको शायद तो उसकी बेचने की स्किल सीखनी चाहिए। नहीं है तो ऐसे एम्प्लॉय हायर करिए, ऐसे एजेंसी हायर करिए, ऐसे एक्सपर्ट से सलाह लीजिए जो आपको बेचना सिखाएं। जी, ऐसे कोचिंग प्रोग्राम में आइए, हमारे प्रोग्राम में आइए। बिल्कुल। मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, यहाँ पे अमरीश जी का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कोच को पकड़िए तो जो आपको सिखाए। हमें कोई सिखाने वाला नहीं था जब हमने शुरू किया था बेचना।
तो हमने देखा कोई रियल एस्टेट नहीं सिखा रहा, मुझे डेवलपर बनना, मुझे कोई नहीं बता। हमारे शहर में बहुत बिल्डर, वो थोड़ी अपना सीक्रेट देंगे जी, उनको टाइम भी नहीं है ना, पैसे वाले लोगों का कहाँ समय है जो आपको बताते फिरे। Exactly. ठीक है, तो इसी से मुझे इंस्पिरेशन आया, क्यों ना हम लोगों को रियल एस्टेट में ज्ञान दें। तो मतलब यदि नहीं बिक रहा है, कई बार कुछ वास्तु वगैरह का भी रहता, लेकिन मैं इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ लोग मानते हैं। लोकेशन का फर्क हो सकता है, नहीं बिकने के पीछे बहुत सारा कारण रहता है। ठीक है, तो कुछ डिसएडवांटेज लोकेशन का होगा, कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, इन्वायरमेंट का हो सकता है, पर इसके बावजूद भी नहीं बिका है तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केटिंग सेल्स कमज़ोर है, जिससे कि मैं नहीं बेच पाया। और बनने के बाद बहुत दिन खाली रहा तो मार्केट में ये भी बात चली गई, यार ये प्रॉपर्टी तो कोई ले नहीं रहा है। हाँ, ठीक है ना, डिज़ाइन का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, ठीक है, तो यदि हम अच्छा डिज़ाइन, अच्छा लोकेशन, स्ट्रेटजिक प्लानिंग करें और मार्केटिंग ठीक करें, अधिक से अधिक रीच कस्टमर तक जाएंगे। हम सोचते हैं अच्छा कस्टमर खुद चल के, वही मैं बोला, हाँ, अब वो दुकान खोल के बात नहीं नहीं आने बनेगा। हाँ जी, ठीक है एग्जैक्टली, ना, एग्जैक्टली, तो दूध वाले को घर घर पहुंचाना पड़ता है, तो एग्जैक्टली एडवर्टीजमेंट तो करनी पड़ेगी। तो आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल। घरों में जाना पड़ेगा, आपको बात करना पड़ेगा, तब आप बेच पाएंगे। और बेचना एक कला है। कला है, बिल्कुल, मैं समझ गया सर। अच्छा सर, बहुत सारे कस्टमर है या पब्लिक है, उनका सपना होता है कि घर हो अपना। ऐसे कौन सा एरियाज है जहाँ पे पब्लिक को कभी भी घर नहीं लेना चाहिए, या फिर कुछ एक साइन समझने चाहिए कि इस एरिया में मुझे घर नहीं करना, दीज आर रेड अलर्ट्स एरियाज? रेड अलर्ट एरिया, रेड लाइट एरिया के पास मत लीजिए। शोर की वजह से रहा है, ट्रैफिक जी। कोई, मुझे नहीं लगता है कोई एरिया नियर बाय टू एयरपोर्ट ऐसे बोलते हैं, या नियर बाय टू रेलवे स्टेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ये कहता हूँ कोई चीज़ खराब नहीं है। हाँ, ये है कि आप अच्छा लोकेशन देखिए, अच्छी रहने के हिसाब से अच्छा सोसाइटी हो, पढ़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो, रोड अच्छी हो। क्योंकि लोग कई बार ना, मैं देखता हूँ 10 फीट के गली पे 12 फीट हमें पूछते हैं ले लूँ। मैं कहता हूँ यार, आज से 20 साल 30 साल पहले लोगों के पास कार नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं था, तब वो 12 फीट का 15 फीट का गली चलता था। आज के टाइम में हर बंदे के पास कार है, आने वाले समय में हर बंदे के पास 2-2 3-3 लोग होंगे, कार होंगे। वो गली आपके लिए सुटेबल नहीं है, यह देखना है। राइट, एकदम कोई सकड़ी गली है और साफ सुथरा नहीं है, सीवरेज सिस्टम नहीं है, बिजली नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई अदर कम्युनिटी डोमिनेट, ये कहना नहीं चाहिए हमारे देश में जी, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और लोग करते भी, आप नहीं भी करेंगे तो कल को आप बेचने जाएंगे तो फिर दिक्कत होती है। हमने एक आध जगह ऐसा प्रॉपर्टी ले लिया था, तो हमने तब लेते समय हमने ये एंगल को नहीं देखा। बाद में हम बेचने गए तो लोग नहीं, हम तो नहीं लेंगे, यहाँ तो हमारी जाति का, हमारी कास्ट का, हमारे संप्रदाय का लोग नहीं है, किसी और धर्म से लोग हैं। तो यह सब चीज़ को आप अवॉइड करेंगे। जैसे आपने कहा कि एकदम आपका घर के बाजू में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, या क्या कहते हैं कोई बैंक्वेट हॉल जहाँ पर रात भर कोई पार्टी हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। जैसे आपने कहा रेलवे नेचुरली हमेशा ट्रेन की आवाज़ आएगी, तो एकदम रोड पे रहने के कभी नींद पूरी नहीं हो पाएगी। रोड पे लोग समझते हैं रोड पर दुकान है, कमर्शियल है, ऑन रोड अच्छा है। अच्छी सोसाइटी आप देखेंगे कभी भी रोड पे नहीं होता, रोड से अंदर होता है। Exactly. तो रहने के लिए लेना है, अच्छी सड़क हो, खुला हो, धूप आ रहा हो, धूप रोशनी, बिना लाइट के आपके घर में धूप आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो यार थोड़ा देखो, धूप वाला कोई जगह मिल जाए, ऐसा कोई फ्लैट मिल जाए, ऐसा घर मिल जाए, रोशनी नेचुरल हो, प्रकृति हो, थोड़ा खुला हो, आकाश दिख रहा हो, ये सब पॉजिटिव बात मैं बता रहा हूँ। चारों तरफ घिरा हुआ है, बंद है, अंधेरा है, तो ये सब तो नेगेटिव डिप्रेशन कहीं ना कहीं वो चीज़ अपने माइंड में ऑटोमेटिकली बन जाती है। बहुत अच्छे से आपने सर इसको एक्सप्लेन करा। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ क्या रियल स्टेट में मोरालिटी के साथ या एथिक्स के साथ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ देखिए, हर जगह कुछ अच्छे और बुरे लोग होते हैं। हम तो हमेशा अपने लोगों को सिखाते हैं, ठीक है, कि भाई रियल एस्टेट भी कर रहे हो ना आप, इथिक्स के साथ, अपने वैल्यू सिस्टम के साथ,
विन विन के साथ आप काम करोगे तो आप अच्छा नींद ले पाओगे, अच्छा पैसा कमा पाओगे, अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाओगे। मेरे बहुत ऐसे कस्टमर हैं जो दोबारा तिबारा मेरे साथ आते हैं, मेरे बहुत कस्टमर हैं जो मेरे आज मित्र हैं। तो ये बिना मोरालिटी के कैसे हो सकता है? यदि आप सोचेंगे कि हम गलत कर लें, हम ठग लें, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप विन विन सोचिए, ठीक है, और जिसमें कस्टमर भी खुश रहे। बिल्कुल। हम एक कस्टमर यदि आपका खुश होगा वो 10 लोगों को रेफरेंस देता है। प्रॉपर्टी ऐसा चीज़ है ना, जब लोग एक घर खरीदता है ना, वो अपने 10 रिश्तेदार को लेके आता है, दोस्त को लेके आता, चाहता है वो कि मेरे साथ मेरे कम्युनिटी के लोग रहे, मेरे रिलेटिव रहे, मेरा कोई दोस्त ले। बिल्कुल, बहुत अच्छी लेकिन यदि वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं रहे, उसको 1% लग गया कि आपने कुछ उल्टा सीधा, आपकी बात एक नहीं है, आप ऊपर नीचे करते हो, आप रॉन्ग प्रॉमिस करते हो, मैनिपुलेट चीज़ों को करते हो, समझ जाता है लोग आपकी इंटेंशन को। ज़्यादा दिन देखो वो खोल पहन के आप ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, ठीक है। कई बार बेचने से पहले लोग मीठा मीठा बात करते हैं, बेचने के बाद बात बदल लेते हैं, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक अपना उदाहरण बताना चाहिए। एक हमने ज़मीन बेचा था किसी क्लाइंट को। ज़मीन जो था ना, वो चारों तरफ से मैंने बाउंड्री वॉल किया, ठीक है, मतलब कैंपस एक तरह से बनाया था। और उस रांची में क्या है ना, थोड़ा पठारी एरिया, तो ज़मीन इसलिए प्लेन नहीं है, ऊपर नीचे पहाड़ में कैसे ऊपर नीचे रहता है, तो लास्ट की बाउंड्री थी, तो हमने बेच दिया। बेचने के बाद वो बाउंड्री गिर गया, बाउंड्री गिर गया, फिर कस्टमर आ गया, देखिए मेरा बाउंड्री गया, मैंने फिर बना दिया। तो मेरे लोगों ने कहा आप तो अब बेच दिया, अब गिरा उनका गिरा ना, आपका क्या लेना देना। हमने कहा नहीं, ये मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने दोबारा वो बाउंड्री गिर गया। अच्छा। फिर कस्टमर आया, फिर मैंने दोबारा बनाया। अच्छा। तिबारा वो मतलब गिर गया। अब तो हद ही हो गया। मैंने तो पहले अपनी पूरी इंजीनियर और ये सब टीम बनाया कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, ठीक है। बात पैसे की नहीं है, बात हमारा इमेज का है। एग्जैक्टली। मैंने आर्किटेक्ट बुलाया, मैंने एक्सपर्ट इंजीनियर, जो लोग पूल टनल सब में काम किया हुआ है, भाई पानी के अंदर जब टिक जाता है तो ये बाउंड्री क्यों नहीं टिक रहा है। एग्जैक्टली। उस हिसाब से हमने किया। और सच्चाई समझिए सुशांत जी, जितना हमने बेच के कमाया उस प्रॉपर्टी को, उसका डबल उस बाउंड्री वॉल को देने में मेरा पैसा लग गया। मान लो 10 लाख रुपए मैंने उसमें कमाया होगा, तो मैंने 20 लाख रुपए बाउंड्री वॉल। तो मेरे टीम के लोग बोले सर ऐसा थोड़ी होता है। हमने कहा कि देखो बात ये नहीं है कि एक कस्टमर की, हम नहीं भी करेंगे, पल्ला झाड़ लेंगे, हम कह सकते हैं, लेकिन बात है कि हमारा ये काम था बना के देना, और हमने दिया और गिर गया तो जिम्मेवारी मेरी मेरी है। बात ये नहीं मेरा कितना पैसा लग रहा है या मेरा नुकसान हो गया। जब ऐसे वैल्यू सिस्टम के साथ आप काम करेंगे ना, कस्टमर भी बात समझ रहा होता है, ठीक है। बाकी लोग किस तरह के हैं और आप किस तरह, ये आपको अपना इमेज खुद बिल्ड करना है। देखो आज टाटा ऐसा ब्रांड है, ठीक है। टाटा का मालिक को जानते हैं आज आप कौन है? आज जमशेद जी नहीं है, आज रतन टाटा जी नहीं है, लोग जानते भी नहीं है, लेकिन टाटा पे लोग ट्रस्ट करते हैं। गहना भी सबसे ज़्यादा लोग जाके तनिष्क का लेते हैं ना, क्यों? क्योंकि टाटा ने ट्रस्ट कमाया। आपको लोगों का ट्रस्ट, प्रॉपर्टी तो लोग जिंदगी भर का कमाई लगा देता है, एक घर लेने में, एक मकान लेने में, एक ज़मीन लेने में, और आप उसी ट्रस्ट को ब्रीज कर रहे हो। गलत ज़मीन, हमें बहुत दुख होता है सुनते एक ही ज़मीन 2 जगह बेच देता है, एक ही ज़मीन पे गलत तरीके से काम करता है। ठीक है, देखो कुछ अनजाने में हो गया, आपको नॉलेज, लेकिन आप इंटेंशनली जान रहे हो और फिर कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो बिल्कुल अच्छे लोगों की ज़रूरत है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अच्छे तरह से करेंगे, ज़्यादा तरीके करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे। आप गलत तरह से एक कस्टमर को बेचेंगे, सही तरीके से 1000 कस्टमर को बेचेंगे। बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया सर। अच्छा सर, मेरे एक माइंड में थॉट आए, अगर एक बिल्डिंग पे 14 फ्लोर है, मैं आपको पर्सनली क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप और अपनी फैमिली को कौन से फ्लोर पे शिफ्ट करवाना चाहेंगे? मैं 14वां फ्लोर पे लेना। 14? क्यों सर, टॉप का फ्लोर क्यों? हवा खूब आएगी, व्यू आकाश, खुला खुला आकाश दिखेगा। देखिए क्या है ना कि पहले बिल्डिंग हाई राइज नहीं बनती थी, आज से 15, 20, 25 साल पहले छोटे शहर में, बॉम्बे में तो 15, 20 साल पहले भी 20, 25 महले का बिल्डिंग बना था छोटे शहर में।
तो लोग सोचते हैं अच्छा यार ऊपर में 15 महले पे लेंगे पता नहीं क्या होगा, तो लोग ज़्यादा भी मेरे पास कस्टमर आते हैं, नहीं मुझे तो सेकंड फ्लोर ही चाहिए, फर्स्ट फ्लोर चाहिए, ग्राउंड ही चाहिए, 4 महल तक चाहिए। एज भी एक फैक्टर हो सकता है, कोई सीनियर सिटीजन है 60 साल 70 साल है तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा फोबिया भी रहता, डर भी रहता हाइट का, तो उनको नीचे लेना चाहिए। लेकिन यंगस्टर देखेंगे तो वो ऊपर जाते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यदि सही सोसाइटी में आपने घर खरीदा, अच्छा बिल्डर है जो आजकल जो अब बाइलॉज, पहले नक्शा पास होता था एक लिफ्ट लगता था, अब लिफ्ट खराब हो गया, अब 8वें 10वें तल्ला पे रह रहे हैं, कैसे उतरेंगे? तो ये डरने की बात थी, ठीक है ना, तो लोग नीचे लेते थे। तो अब जो है नियम ऐसा हो गया, G+4 के ऊपर का कोई भी बिल्डिंग होता है ना, मिनिमम 2 लिफ्ट लगता है, बिल्कुल, और 24 आवर पावर बैकअप की सुविधा रहती है। तो यदि लिफ्ट एक खराब होगा दूसरा चलेगा, ऐसा तो होगा नहीं, बिजली नहीं रहेगा, जनरेटर चलेगा। 15 महल से 14 महल से कोई पैदल जाएगा नहीं ना आएगा, तो ये तो आप चिंता छोड़ दिए। ऐसे भी 2 फ्लोर में भी आप रहते तो आप लिफ्ट से ही जाते सच बात लोगों का खराब हो गया है। हाँ, लिफ्ट की आदत हो गई है। तो ऊपर तो यंगस्टर ज़्यादा ऊपर पसंद करते हैं। बट योर एडवाइस की आप टॉप फ्लोर ही लीजिए, आपकी पर्सनल एडवाइस ही। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बोला कि कोई सीनियर होंगे, हो सकता है उनको सेकंड फ्लोर पसंद आए, थर्ड पसंद आए, फर्स्ट पसंद आए। बट धूप, एनर्जी, हवा, हर जगह जहाँ पे आपको डेफिनेटली ना, आप देखिए यदि आप और स्काई स्केपर के बीच में है जहाँ आजू बाजू 40 महल का बना है, तब तो 14 भी छोटा है। लेकिन एवरेज आप देखिए आपके शहर या उस एरिया में 14 माला ही यदि सबसे हाईएस्ट फ्लोर है, आजू बाजू 7 फ्लोर 8 फ्लोर 10 फ्लोर का है, तो डेफिनेटली मुझे हवा पानी धूप आकाश सब देखने को मिल रहा है। किस्मत है सर, वो भी किस्मत है। अच्छा सर, एक सवाल है, हाउ टू मेक फर्स्ट करोड़, द फर्स्ट 1 करोड़ इन रियल एस्टेट, कैसे? देखिए फर्स्ट करोड़ डिपेंड कर रहा है कि क्या चीज़ से करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मुझे 1 करोड़ लगाना, 1 करोड़ कमाना है, मैंने 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी लिया और डबल करके बेच दिया, तो 1 करोड़ फ्लिपिंग किया जी, 1 साल 2 साल 3 साल बाद, तो 1 करोड़ में ऐसे कमा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, 0 है या बहुत थोड़ा पैसा है, तो 4 दरवाजे, 4 आपसे चर्चा अभी तो जी बिल्कुल, इससे पहले नहीं किए, अभी जस्ट हमने शुरू ही करी थी। हाँ जी, 4 आप प्लीज उसको थोड़ा सा और करिए। वो 4 जो दरवाजे हैं, एंट्री गेट जो मैं बताता हूँ या 4 क्वाड्रेंट जो बताता हूँ रियल एस्टेट जर्नी का, ये भी ऐसे ही आया, पूछते पूछते बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पूछते सर कहाँ से मैं शुरू करूँ। तो पहला दरवाजा है, यदि पैसा नहीं है तो मैं कहता हूँ बेचना शुरू करो, ठीक है, बेचने में पैसा नहीं लगता है, लाखों रुपए कमा सकते हैं। दूसरा दरवाजा है, यदि आपके पास जॉब है, कुछ है, खरीदना शुरू करो। मैंने खरीदना शुरू किया था, पैसा जब था तो। तीसरा और वही करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी हो गया। कैसे होगा? हमने सस्ते में खरीदा, वो कई गुना बढ़ गया तो करोड़ों रुपए हो गया। आपके पास बहुत उदाहरण होगा, आप देखिए अपने अगल बगल, लाखों में लिया, आज करोड़ों में बन गई। एक दिन में नहीं हुआ, 5 साल 10 साल 15 साल लगा, लेकिन हुआ करोड़ों रुपए। और तीसरा ऑप्शन है, आप बनाओ, ठीक है, बनाने में थोड़ा पैसा चाहिए, थोड़ा हिम्मत चाहिए, या पैसा नहीं चाहिए तो ज़मीन वाला चाहिए, कोई और ढूंढो, और कोई पैसे वाले को ढूंढो, और आप नॉलेज लो, आप उसको बनाओ, डेवलप करो, 1 करोड़ रुपये उसी से आ जाएगा। एक बिल्डिंग बनाएंगे 1 करोड़ में आ जाएगा, राइट। और 50 नहीं, 10 फ्लैट यदि 1 करोड़ की है, 10% यदि आपको मार्जिन रहा तो 1 करोड़ आपने कमा लिया। ये, और चौथा है इन्वेस्टर। आपके पास बहुत पैसा है तो आपके लिए पैसा ही पैसा खींच के लाता है, आप इन्वेस्ट करते हैं ऑलरेडी किसी के प्रोजेक्ट में। तो ये 4 पाथ है। तो यदि एकदम बिल्कुल मेरे पास नहीं है, मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो ये मैथमेटिक्स है। तो मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए, 1 करोड़ की एक फ्लैट बेचता हूँ, ठीक है, तो मुझे 2% मिलता है, तो मैं 2 लाख कमाया, तो मुझे कितना फ्लैट बेचना पड़ेगा सस्ते? तान जी आप ही बताइए। क्या सर, प्लीज फिर से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, 0 से मैं काम कर रहा हूँ और मैं फ्लैट बेचता हूँ, ठीक है, तो एक फ्लैट 1 करोड़ का एवरेज टिकट साइज, अच्छा ठीक है, और मुझे 2% कमीशन मिलता है, तो 2 लाख मिल गए आपको। तो 1 करोड़ कमाने के लिए कितना? 50 50 में बेचूंगा। बिल्कुल। अब या 50 आप 1 साल में बेचेंगे, 2 साल में बेचेंगे, या 5 साल में बेचेंगे, आपके ऊपर है। तो सेल्स का स्किल आएगा तो मैं 2 साल में 700 फ्लैट बेच दिया।
700 फ्लैट, ठीक है। बहुत सर बड़ा फिगर आपने बताया, बट यस जैसे आपने स्किल सबसे और अच्छी एक मेंशन फ्लैट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 लाख ही कमाया, 2 लाख ही, किसी ने ज्यादा भी कमाया। परसेंटेज जब आप अच्छे सेल्समैन हो जाएंगे, अच्छा बेचेंगे, तो आप बिल्डर से सिर्फ ज्यादा 1%, आपको 10%, कमीशन ले सकते हो, हाँ। ज्यादा अच्छा डील कर सकते हो, ज्यादा नेगोशिएशन। बस आप ये कह रहे हैं कि स्किल्स पे हमेशा, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे रियल एस्टेट में हो, मार्केटिंग में हो, स्किल्स पे नंबर 1, और वही स्किल आपके नंबर ऑफ करोड़ इंक्रीज करेगी आपके लाइफ में। तो आप सीखने पे काम करिए, ठीक है, गॉट इट सर, गुरु बनाइए, कोच बनाइए, गॉट इट, ठीक है। हाँ। और बना सकते, एक बिल्डिंग बना के आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं, एक बेच के प्रॉपर्टी 1 करोड़ बना सकते हैं, ठीक, एक ही डील करके 1 करोड़ बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत तरीके हैं, मतलब 1 करोड़ के आपने जैसे बताया कि बहुत तरीके हैं। बहुत सारा सर इंडिया का मार्केट, आप क्योंकि आप रेगुलेशंस में रहते हैं, आप 10 तरह की पॉलिसीज देते हैं, इंडिया का मार्केट आप किस तरफ देखते हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग का रिसेशन भी आ सकता है, या सैचुरेटेड पॉइंट पे, या बहुत ऊपर जाने वाला इनकम? देखिए कि प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म में आप जब देखते हैं ना, तो बढ़ता ही है, ठीक है। पिछले 8-10 वर्षों से प्रॉपर्टी नीचे आया नहीं है, हर शहर में यदि आप देखेंगे तो बढ़ा ही है। तो थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, जैसे कि अभी का मार्केट स्थिति है, ठीक है। जैसे अब दुबई में हमला हुआ, देखिए नीचे आ गया प्राइस, एग्जैक्टली। उसी तरह जैसे अभी ऑयल की दिक्कत आ रही है, आज जो समय चल रहा है टफ सिचुएशन में, तो सब चीज़ महंगाई बढ़ जाती है, बायर डरने लग जाते हैं, कैश जिनके पास वो निकालना नहीं चाहते हैं, लोन लेना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो बबल रहता है, बहुत इन्वेस्टर का जब पैसा लगा रहता है, आम आदमी जब डर जाता है तो थोड़ा सा नीचे आता है। तो करेक्शन आना भी अच्छा ही है, बुरा नहीं है। तो कहते हैं करेक्शन आएगा तो आप और खरीदना, राइट, तब ज़्यादा अच्छा समय है खरीदने का। 1 करोड़ का चीज़ यदि आपको 70 में मिले, 80 में मिले, आप ले लो ना, उस समय तो बढ़िया है। तो लेकिन धैर्य का काम है प्रॉपर्टी में। रातों रात आप यदि सोचते हो कि आज लगाए कल सुबह मैं अमीर बन जाऊं, तो नहीं है, धैर्य का काम। जितना ज़्यादा समय तक आप होल्ड करेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी में पैसा बनाएंगे। वैसे तो सर बहुत कुछ सीखने को मिला है मेरे को इस पॉडकास्ट सेशन के थ्रू, बट स्टिल मैं चाहूँगा हमारी जो ऑडियंस है, यंग ऑडियंस है, जॉब में भी फंसी हुई है, कोई ना कोई स्टार्टअप भी कर रहा है, वन लास्ट एडवाइस विद योर 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अब कुछ एक लास्ट एडवाइस देना। देखिए, सबसे पहला चीज़, मैंने भी अपने अनुभव से ही मैं कह रहा हूँ, पैसा कमाना शुरू किया जी, गलती से या भगवान की कृपा से या माँ बाप के सलाह से, हमने प्रॉपर्टी में पैसा निवेश करना शुरू किया, तो वो बढ़ना शुरू हुआ। तो आप पैसा कमा रहे हैं तो इन्वेस्ट करिए जी, पहला चीज़। इससे आप वेल्दी बनेंगे, जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। 5-10 साल के अंदर आप अब मज़े के लिए काम करेंगे, मजबूरी के लिए नहीं काम करेंगे। मैं महीने में 20 दिन 25 दिन बाहर रहता हूँ, ठीक है, घूमता हूँ देश दुनिया, या वो काम, जैसे ये काम मैं मज़े के लिए कर रहा हूँ, मजबूरी में तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं, तो आप मज़े, मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ मज़े के लिए, मैं ट्रेनिंग लेता हूँ मज़े के लिए, जी, ठीक है। पैसा भी आता है, लेकिन वो प्राइमरी मोटो नहीं है जी। तो यह आप सीन का अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला इन्वेस्ट, पैसा नहीं है तो बेचना शुरू करिए, पैसा कमाइए, ठीक है। पुरुषार्थ करो भाई, हमारा देश ग्रो कर रहा है, बहुत पैसा आने वाला है। प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पैसा आता है। किसी को भी कमाई होती क्या लेता है, आप ही बताइए, प्रॉपर्टी खरीदता है, राइट। तो आप या तो बेचो या खरीदो। खरीदेंगे कल को बढ़ेगा, बेचेंगे तो पैसा कमाएंगे, बनाएंगे तो पैसा कमाएंगे, और पैसा है तो इन्वेस्ट करो, तो इन्वेस्टर बन जाओ। तो मेरी यही है कि आप जो कमा रहे हैं उसको निवेश करिए और मल्टीप्लाई करिए अपने पैसे। रियल वेल्थ यही है। फैंसी गाड़ी में मत, युवाओं को मैं कहूँगा फैंसी कारों में मत जाओ, फैंसी बाइकों में मत। हाँ नीड है, कार एक चाहिए, पर ज़्यादा दिखावा बाजी के लिए नहीं, ठीक है। रहने के लिए पहला घर मत लो, समझाओ पेरेंट्स को, हाँ मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लिया है, लेकिन मैं इसे कल को फ्लिपिंग करूँगा। आप रहने लग जाते, इमोशंस हो जाते हैं, घर वाले बेचने नहीं देते, हाँ, ठीक है ना। आप एक घर लोगे, भूमि पूजन को पूजा कराओगे, गृह प्रवेश करोगे, इंटीरियर करा दोगे, और 20-30-40 लाख रुपए लगा कर आपसे बेचा ही नहीं जाएगा, आपकी ना पत्नी बेचने देगी, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स बेचने देंगे, ठीक है। फिर इमोशनली आप फंस जाते हैं।
राइट। तो आप यदि रहेंगे किराए में तो इमोशन तो है ही नहीं, आपका घर है ही नहीं, और वो पैसे को आप जो लगा रहे हैं उसे रेंटल आ रहा है, कोई ज़मीन खरीद लिए, ज़मीन में पैसा बढ़ रहा है, 2-3 साल में फिर बेच दिए, तो ऐसे पैसे आप बढ़ाओ। जब 8-10 करोड़ रुपए आ जाए फिर ले लो। क्यों 10 करोड़ की बात मैं करता हूँ वेल्थ की, इसलिए करता हूँ कि 10 करोड़ में अच्छा 1 करोड़ का घर 2 करोड़ में मिल जाएगा। एग्जैक्टली। 25-50 लाख की कार ले लेंगे, 7-8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रहेगा ना, 3-4 लाख रुपए, आधा % रेंटल भी आएगा, महीने का आएगा। 10 करोड़ में मैं रिटायरमेंट माइंडली स्टेबल हो कर सकता हूँ। सकते हैं। हाँ जी। 10 करोड़ यदि 10 साल में भी बना लिए ना, अगले 10 साल में भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से हो सकता है। इन्वेस्टमेंट से हो सकता है। तो देखो कोई स्पीड से करेगा 5 साल में कर लेगा, ठीक got है, it, कोई ज़्यादा भी कर लेगा, लेकिन 10 साल हम आइडियली मान रहे हैं। हाँ। आप सही तरह से प्लान करेंगे तो 10 साल बाद आप करो ना। यदि आज आपकी उम्र 30 साल है तो 40 साल में आप फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, मैं अगेन बोलना चाहूंगा एंड टू द ऑडियंस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना अगर आप इस बातों पे अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो किसी भी पॉइंट पे, और जो भी आज आपका लर्निंग सेशन रहा है, अगर आप चाहते हो हम इसका पार्ट 2 भी रिलीज करें, आप कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाइए। प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसी और रॉ एंड अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन आपके सामने ला पाए। एंड प्लीज इस वीडियो को किसी भी एक इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि एक कॉन्वर्सेशन किसी की लाइफ जरूर चेंज कर सकती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।